नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो स्टैटिक जीके हम लोग कवर कर रहे थे और हम लोग स्टैटिक में क्या देख रहे थे, स्पोर्ट्स वाला सेक्शन। और देखिए आज हम नए टॉपिक को ले लिए साथ में, और इससे होगा क्या कि अब स्पोर्ट्स में मुझे 2 या 3 टॉपिक कवर करनी है। जितनी ट्रॉफी है, जितनी स्टेडियम है और स्पोर्ट्स का जो अवार्ड्स है, खिलाड़ियों की संख्या और जो महत्वपूर्ण राष्ट्र के जो राष्ट्रीय खेल है उसको हमने करा दिए हैं, और शब्दावली है। ठीक है, मतलब 3 या 2 वीडियो मुझे लगेंगे इसको कवर करने में, और इसको भी मुझे 3 वीडियो लगेंगे। तो साथ के साथ आपका 2 टॉपिक स्टैटिक जीके का निकल जाएगा, और उसके बाद जो है आपके अंतरिक्ष से रिलेटेड यानी कि बात कर ली इसरो का जितना भी फैक्ट और करंट अफेयर बचेगा उसको हम लोग कवर करेंगे, और फिर बचेगा पर्यावरण। ठीक है मेरे भाई, तो सुनिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है डिफेंस, क्योंकि आपने अगर पहले कभी भी पेपर दिए होंगे, और अगर अभी आपने एनटीपीसी का पेपर दिया है या पिछले 2018 में 2 ग्रुप डी का पेपर दिए होंगे, तो आपको इससे काफी ज्यादा रूबरू हुए होंगे इसके क्वेश्चन के। जैसे कि आपसे कई बार पूछता है परीक्षा में कि परमाणु बम से रिलेटेड कि भारत में जो परमाणु परीक्षण किए गए थे, पहली बार जो परीक्षण किया गया था वो कब किया गया था, कौन से ईयर में किया गया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, परमाणु ऊर्जा विभाग के उस समय अध्यक्ष कौन थे, या फिर उस समय जो परीक्षण किया गया था उसके जो कोड रखा गया था, प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थे उस समय जो कोड दिए थे उस कोड के बारे में आपसे पूछा जाता है। दूसरा परीक्षण हुआ था उस समय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस तरह की चीजें। फिर उसी प्रकार जब अमेरिका ने जापान के ऊपर जो परमाणु बम गिराया था वो कब गिराया था, हिरोशिमा में, नागासाकी में, उस परमाणु बम का इन्होंने क्या नाम दिया था, ये सब चीजें आपसे पूछता है। ठीक है, और जो गिराया गया था वो परमाणु बम किस विमान से गिराए गए थे। इसके अलावा आगे जब हम चलते हैं तो हमसे क्या पूछा जाता है कि जो रक्षा में प्रयुक्त होते हैं, मतलब डिफेंस में जो चीजें यूज होती है, अब क्या यूज होते हैं, मिसाइल यूज होती है, विमान होते हैं, छोटे विमान होते हैं, भारी विमान होते हैं। अब छोटे विमान, भारी विमान क्या होता है वो सब हम आगे चलेंगे तब बात करेंगे। फिर हेलीकॉप्टर है, बहुत तरह अलग अलग के हेलीकॉप्टर है, टैंक्स है, रडार है, ये सब चीजें हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। और फिर जो अभ्यास करती है, ठीक है, भारत दूसरे देशों के साथ जो अभ्यास करती है वो अभ्यास का नाम, वो जगह, करंट अफेयर से जोड़ करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। और फिर साथ में हम जो करंट में भारत ने कोई मिसाइल लिया है किसी देश से, तो उस मिसाइल की खासियत क्या है, किस देश से लिए हैं, उस मिसाइल में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, वो पूरा चीज कवर करके हम पूरा डिफेंस सेक्शन को कवर करेंगे। फिर उसी प्रकार हम इसरो में जाएंगे, पहले अंतरिक्ष यात्री, दूसरे अंतरिक्ष यात्री, भारत के, अमेरिका के, यूएसए, रशिया के पहले महिला, पहली जीव, ये सब पूरा हम फिर चंद्रयान वगैरह जितना भी होगा हम सारा कुछ उसको लेकर चलेंगे इसरो में फिर। ठीक है, इसके अलावा आपसे जैसे आपने अभी जैसे एनटीपीसी वगैरह दिया है पेपर, तो आपसे पूछा गया था हेलिना, हेलिना का नाम देकर के आपसे पूछा गया था ये क्या है, टैंक है या फिर कोई मिसाइल है या फिर कोई रडार है, इसको किसने विकसित किया था, भारत ने विकसित किया था या अमेरिका ने विकसित किया था। ठीक है, उसी प्रकार ये आपसे पूछ लिया था राफेल के बारे में, पूछा गया था कि ये किस देश में विकसित किया गया था, भारत ने किससे लिया है। ये सब चीजें जो है हम इसको कवर करेंगे। तो 2-3 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। आज पहला पार्ट होगा और ध्यान से सुनिएगा, और इसको हम पूरा बेस बांध करके स्टोरी वे में, कंसेप्चुअल वे में सारी फैक्ट और करंट अफेयर को जोड़ करके कवर करेंगे। कौन कौन से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो देखिए सभी एग्जाम में आते हैं, लेकिन इसका जो होता है 2 तरह का तरीका है आपके एग्जाम में पूछने का। एक तो आपका रेलवे, एसएससी और स्टेट। अब कोई भी स्टेट में आप रहते हो, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल या हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश के एसएससी में कोई भी एग्जाम में आप बैठते हो, या और इधर आपका पीसीएस, स्टेट पीसीएस में बीपीएससी, जेपीएससी, यूपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस में। अब ये पूछने का 2 तरीका इनका होता है। ये तो पूरा फैक्चुअल पूछेगा, और ये आपका करंट अफेयर से पूछेगा कि अभी भारत ने कोई मिसाइल लिया है, कोई टैंक लिया है, कोई हेलीकॉप्टर लिया है, क्या लिया है, कोई रडार है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, ये सब सवाल आपके पूछे जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। अच्छा, इससे पहले अगर आपने हमारे स्टैटिक जीके का कोर्स नहीं किया है, आर्ट एंड कल्चर का या फिर अवार्ड का, इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को नहीं किया है, पंचवर्षीय योजना को नहीं किया है, कंप्यूटर वाला सेक्शन नहीं किया, तो करना चाहिए। अब स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, सारा पीडीएफ वगैरह नोट्स कैसे मिलता है, क्या मिलता है, वहीं पे आपको अपडेट मिलेगी। चलिए बात करते हैं कि देखिए आप सभी को पता होता है कि जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे राष्ट्रपति होते हैं। तो करंट अफेयर से आपसे पूछा जाएगा सवाल की राष्ट्रपति अभी कौन है, रामनाथ कोविंद है। ठीक है, अब ये बहुत डाटा महत्वपूर्ण है जितना यहाँ से मैं अभी कहूंगा। देखिए पहला जो हो गया, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ये डायरेक्ट पूछा गया सवाल है, कई बार पूछा जाता है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जब बहुत मल्टीपल शिफ्ट में आपके पेपर होते हैं। तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। वो कौन है, रामनाथ कोविंद है।
वायुसेना के अभी अध्यक्ष लेटेस्ट में कौन है, तो वी आर चौधरी है, ठीक है, वी आर चौधरी है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है, आर हरि कुमार है, आर हरि कुमार है। और थल सेना का अध्यक्ष कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है, नरवाने। याद करिए, वायुसेना, वायु यानी कि हवा में जो सेना है उसके अध्यक्ष कौन है, वायुसेना का अध्यक्ष वी आर चौधरी है, वी आर चौधरी, चौधरी जी हैं वायुसेना, यानी कि चौधरी वायु को आप इसको रिलेट करें। नौसेना अध्यक्ष में कौन है, आर हरि कुमार, हरि नौ, ठीक है, हरि नौ, हरियाणा, हरि नौ, हरि नौ, हरि नौ, ठीक है। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है, नरवाने थल सेना के अध्यक्ष है। पूछा जाता है आपका फैक्ट कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जिसे कहते हैं, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है तो कौन है, तो वो मतलब पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन थे, तो बिपिन रावत जी थे। डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी है, ठीक है, जी सतीश रेड्डी है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए यह फैक्ट यहाँ पे रख दिया है मैंने, ताकि चीजें आपको एक जगह सब कुछ रहेगी, जो भी आपका सेना से रिलेटेड जो भी नियुक्तियां हुई है वो एक जगह आपको सारा कुछ मिल जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए अब इसको समझिए, डीआरडीओ को समझने से पहले कुछ बातें सुन लीजिए। देखिए हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध की बात हम कर रहे हैं, अगर आपने हमारा वीडियो देखा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार को काफ़ी समझाया अच्छे से, तो उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसी दौरान, उसके बाद, ठीक है, आपको पता है कि अभी जैसे हम अमेरिका, रूस और चाइना की बात करते हैं, पावरफुल एज ए कंट्री की तरह हम उसको देखते हैं अमेरिका चाइना को, लेकिन ये आपका जब पहले दौर की बात कर रहे हैं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय जो था यूरोप कॉन्टिनेंट जो था, यूरोप महादेश जो थे, एक पावरफुल देश हुआ करता था, ठीक, सॉरी पावरफुल महादेश हुआ करता था, जिसमें हम बात करते हैं जर्मनी की, ठीक है, जर्मन और फ्रांस, ये बहुत पावरफुल देश हुआ था उस समय। अमेरिका, चाइना, रूस ये सब कोई नहीं थे। यूरोप बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पावरफुल देश हुआ करता, कॉन्टिनेंट हुआ करता था, महादेश हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ था कि जो इस कॉन्टिनेंट में ही जब अपने देशों के बीच यहाँ पे कुछ गुट बन गए थे, जैसे कि 2-3 गुट, मतलब कि गुप्त संधियां यहाँ होने लगी थी, जैसे कि जर्मन, इटली साथ में मिल गया था, इधर फ्रांस, आपका फिर ब्रिटेन और रूस एक साथ मिल करके फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। और फिर देखा था कि आपने अमेरिका भी आकर के इनका फ्रांस का साथ दिया था, जर्मनी की बहुत पूरी बुरी तरह से हार होती है। तो जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है, उसके बाद इसी दौरान बहुत सारे देश जैसे कि अमेरिका, चाइना, रूस, रसिया तो इतना सारा मतलब परमाणु परीक्षण कर लिया था, और ये सब जो थे परमाणु संपन्न देश बन चुके थे। मतलब क्या है परमाणु संपन्न देश का मतलब ये है कि ये देश जो है पूरी तरह से रेडी है, अगर कभी भी युद्ध होता है, अगर वो चाहे तो किसी के ऊपर परमाणु बम दाग दे। अब देखिए परमाणु बम को दागने का अर्थ क्या है कि अगर वो दागता है तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र समझिए खत्म है, जान माल की इतनी क्षति तो होती है, साथ ही साथ पर्यावरण को भी इतना इफेक्ट पड़ता है, और वो देश कम से कम 20-100 साल पीछे चला जाता है। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप परमाणु बम, इसलिए अभी भी हम चलेंगे आगे क्योंकि फिर इसमें रोक लगाया परमाणु बम को लेकर। तो फिर दूसरा वर्ल्ड वार स्टार्ट होता चलता है, तो आपको मैंने कहा था कि जो जापान था, वो छोटा सा जो देश आपको इधर दिख रहा होता है, ये पूरा चाइना का हालत खराब करके रखा हुआ था उस टाइम। लेकिन इधर जो अमेरिका थी, ये चाइना भी उंगली करने का आदत था इसको भी, ये अमेरिका जो अपने सेकेंड वर्ल्ड वार में जो बंदूकें या फिर मिसाइल्स वगैरह जो भी फ्रांस को मदद कर रहा था यहाँ से अटलांटिक महासागर से, ये जो यहाँ से इसके जो पनडुब्बियाँ जहाज जा करके यहाँ से ट्रांसफर कर रही थी, ये क्या कर रहा था जापान, इसके पनडुब्बी जहाज को उड़ा दे रहा था। अब इसी दौरान अमेरिका गुस्सा में आकर के, ये डेट याद रखना आपको, ये डेट आपको आगे मिल भी जाएगा सब कुछ, ठीक है, फैक्ट पूरा एक एक चीज। 6 अगस्त 1945 को क्या करता है, परमाणु बम पहला हिरोशिमा में अटैक करता है, और जस्ट जैसे अटैक करता समझ सकते हैं कि जापान का पूरा क्षेत्र, आधा से ज्यादा क्षेत्र खत्म हो गया होता। जापान के प्रधानमंत्री तुरंत सिलेंडर कर देते हैं अमेरिका के सामने, लेकिन अमेरिका तब भी नहीं मानता। उसके जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त को फिर से 1945 को सेकेंड परमाणु बम अटैक करता है जापान के ऊपर, तब जाकर अमेरिका शांत होता है, और फिर अमेरिका ही आगे आता है और फिर बोलता है कि अब ऐसा कोई भी देश परीक्षण परमाणु बम से लेकर के नहीं करेगा, और भविष्य में कभी भी ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बहुत सारी ऐसी रेडिएशन निकलती है जिससे कई तरह की महामारी भी फैलने की चांसेस होती है। होता है क्या परमाणु बम में, आपने सुना होगा यूरेनियम
92 टू 35, ठीक है। मेनली यहाँ पे एक संवर्धन, एक टेक्नोलॉजी आप बोले प्रोसेस से इसको क्या किया जाता है, इस यूरेनियम को कन्वर्ट किया जाता है यूरेनियम 237 92 में, ठीक है, 237 92 में, ठीक है मेरे भाई, 237 92 में कन्वर्ट किया जाता है। सॉरी मैं उल्टा बोल दिया हूँ। देखिए क्या होता है कि यूरेनियम 92 237 को संवर्धन एक टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको कन्वर्ट करते हैं यूरेनियम 235 92 में, और फिर इसमें हम क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं, मतलब इस पे हम अटैक करते हैं न्यूट्रॉन से, ठीक है, मंद गति, मतलब कि काफ़ी स्लो स्पीड से हम न्यूट्रॉन से इस पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, जिससे आपका जो है इस पे अटैक जब हम करते हैं, इस पे जब हम अटैक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, बेरियम, क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन बम का यहाँ से क्या होता है, यानी कि परमाणु बम का यहाँ से क्या होता है, फिर जाकर के विस्फोट होता है। तो ये जो यूरेनियम की बात मैंने किया, यूरेनियम 235, यानी कि यूरेनियम 237 तो ईजिली बहुत सारे देशों के पास अवेलेबल होती है, लेकिन इसको कन्वर्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है और न्यूट्रॉन से जो इस पर अटैक करना, जो स्लो स्पीड से, ये जो टेक्नोलॉजी ये बहुत सारे देशों के पास नहीं थी। लेकिन बात कर ले चाइना के पास, अमेरिका के पास, रूस के पास, इजराइल देश वगैरह के पास ये सब टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि परिचित थे, और ये पूरा का पूरा अपने परमाणु परीक्षण बहुत सही ढंग से करके अपने देश को परमाणु संपन्न देश बना रखे थे, ठीक है, कि अगर कोई देश उंगली उठाए तो हम चाहे तो परमाणु बम अटैक कर सकते हैं। लेकिन भारत इससे काफ़ी पीछे था। भारत के पास ना तो यूरेनियम 237 को कन्वर्ट करके यूरेनियम 235 के पास उसकी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी, ना तो वो न्यूट्रॉन से स्लो स्पीड में वो अटैक मतलब कि उससे अटैक करके इससे फिर परमाणु बम का मतलब परीक्षण वगैरह कर सकता था। ये सब चीज़ें जो थी भारत के पास नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो फिर अब क्या होता है कि एक संस्था मतलब कि डीआरडीओ की स्थापना होती है, ठीक है। इसकी स्थापना क्यों की जाती है, हालांकि देखिए अगर बात कर ले इसकी स्थापना करने का मेन जो उद्देश्य है, कोई भी देश, सिंपल सी बात है कि अगर कभी भी आक्रमण होता है, किसी भी देश के साथ युद्ध होता है या आंतरिक कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती है, तो अगर भारत में पाकिस्तान अटैक करता है तो हम कैसे अपने देश की रक्षा करेंगे, उसके लिए हम एक तो टेक्नोलॉजी से कंप्लीटली लेस, यानी कि पूरा हाई टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए, साथ के साथ अपडेटेड और हाई टेक्नोलॉजी हमारे पास मिसाइल्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए डीआरडीओ का मेन जो काम होता है रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणाली में आत्मनिर्भरता, मतलब अपने आप को आत्मनिर्भर बना लेना, और हम किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम परमाणु बम का नहीं कर पा रहे थे परीक्षण, क्योंकि हमारे पास वो सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो फिर हम अभी करेंगे, अभी परीक्षण भी करेंगे, इंदिरा गांधी आएगी, अटल बिहारी वाजपेयी आएंगे, अभी मैं बताऊंगा। तो ये मेन जो इसका उद्देश्य है डीआरडीओ का, ये आपको समझ में आ गया कि रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणाली में आत्मनिर्भर हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाना इसका मूल उद्देश्य होता है, ठीक है। उसी प्रकार एक और आपका नाम सुनने को आपको मिलेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये भी क्या करते हैं, विमान वगैरह, इंजन वगैरह बनाती है, ठीक है ना। तो आगे अभी हम इसके फैक्ट पहले देख लेते हैं। अब ये समझ में आ गया कंसेप्ट, परमाणु बम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, डीआरडीओ का कंसेप्ट समझ में आ गया है, डीआरडीओ का रोल क्या है, ये सब चीजें आपको समझ में आ गया, ठीक है। डीआरडीओ क्या करेगा, मिसाइल्स वगैरह बनाएंगे, कुछ हेलीकॉप्टर बनाएंगे, हल्के विमान बनाएंगे, जहाज बनाएंगे, टैंक्स बनाएंगे, रडार बनाएंगे, और कैसे होंगे, वो अपडेटेड होंगे, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि कोई अमेरिका हाई जैसे कि 5G यूज कर रहा तो हम अभी 2G पे नहीं चलेंगे, 5G से भी ऊपर या 5G लेवल के हम मिसाइल बनाएंगे। ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक। अब फैक्ट की बात करते हैं कि फैक्ट अबाउट डीआरडीओ, कि इसकी स्थापना आपका ईयर आपसे पूछता 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष और या प्रमुख कौन होते हैं, तो सुनिएगा, जो रक्षा मंत्री है, तो कमेंट करके हमें बताइए कि रक्षा मंत्री कौन है। अभी रक्षा मंत्री के जो वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं वे डीआरडीओ के अध्यक्ष होते हैं, और वो अभी कौन है, जी सतीश रेड्डी जी है, ठीक है। अब जो डीआरडीओ का आप जो लोगो देखेंगे, आप इंटरनेट में गूगल करेंगे तो उसमें लोगो में लिखा हुआ रहता है बल शय मूलम विज्ञानम, ठीक है, बल शय मूलम विज्ञानम। इसका अर्थ होता है शक्ति का स्रोत विज्ञान है। मतलब क्या है, जो विज्ञान है वही शक्ति का स्रोत होता है, जो शांति और युद्ध में राष्ट्र को संचालित करता, ठीक है। जब देश शांति में हो या युद्ध में हो तो उस समय राष्ट्र को संचालित कौन करता है, तो आपका विज्ञान ही, ठीक है। तो शक्ति का जो मेन स्रोत है, जो शक्ति का जो सोर्स हो गया, वो शक्ति का सोर्स क्या हो गया, साइंस हो गया। तो पूछा जाता है कि जो आदर्श वाक्य भी पूछ लेगा, मूल वाक्य भी पूछ लेगा डीआरडीओ का, या फिर लोगों में क्या लिखा हुआ रहता है, तो बल शय मूलम विज्ञानम, या इसका अर्थ क्या है, तो शक्ति का अर्थ क्या है, विज्ञान, ठीक है। शक्ति का अर्थ क्या है, विज्ञान।
ये हो गया डीआरडीओ का फैक्ट। अब आज बात करते हैं हाल का। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड स्थापना 1964, हेडक्वार्टर बेंगलुरु। इसका उद्देश्य क्या है? छोटे छोटे जितने भी विमान आपको देखने को मिलेंगे लड़ाकू विमान, उनको बनाती है, उनके इंजन पार्ट्स को बनाती है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम दे तो आपको तेजस आपने नाम सुना होगा, सुखोई का नाम सुना होगा। ये सारे विमान का निर्माण हाल नहीं किया है, लेकिन ये जो भी निर्माण किए हैं छोटे छोटे लड़ाकू विमान तैयार करते हैं। इसलिए हम अभी भी कई ऐसे लड़ाकू विमान जो होते हैं रसिया से, अमेरिका से, हम क्या करते हैं, इसराइल वगैरह देश से क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, मंगवाते हैं, उसके बदले हम उन्हें पैसे पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी और वहाँ के जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई फाई है। ठीक, उसकी जो मारक क्षमता हो गए, उनके जो ऐसे ऐसे वो विमान बनाते हैं कि रडार भी उनको कैच नहीं कर पाता अपने रडार में। ठीक है, अभी ये रडार वगैरह क्या आगे बात करेंगे। तो ये हो गया पहला तो फैक्ट, आपको ये याद रखना है डीआरडीओ का कि स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1958, हेडक्वार्टर कहाँ, नई दिल्ली। ये जी सतीश रेड्डी हो गया अध्यक्ष। डीआरडीओ के जो लोगो में क्या लिखा था, बल स्वयं मूल्यम विज्ञानम। और इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, हाल 1964 बेंगलुरु, छोटे विमान वगैरह, इंजन वगैरह, पार्ट्स वगैरह बनाते हैं। अब बात करेंगे भारत का जो परमाणु परीक्षण से संदर्भ से जो सवाल बनते हैं। भारत जब परमाणु परीक्षण किया था, तो ये बात है आपकी, अगर हम बात कर ले जैसे कि इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, ठीक है, इंदिरा गांधी निर्णय लेती है कि भारत जो है परमाणु परीक्षण करेगा। मतलब क्या है कि जो यूरेनियम 23792 है उसको कन्वर्ट करके, मतलब कि 235 में कन्वर्ट करेगा और न्यूट्रॉन से उस पर अटैक करके परमाणु बम का एक परीक्षण करेगा। ठीक है, ये आपका जो था हमारे जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे उन्होंने निर्णय ली। अब ये इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखना है, ये पहला परीक्षण कब करता भारत। अब ये जब देखिए, ये जब इस समय जब भारत जब परमाणु परीक्षण करने जा रहा है, इस समय अमेरिका इससे पहले अभी मैंने आपको बताया 6 अगस्त 1945 को अटैक किया था परमाणु बम से। ठीक है, फिर जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान में अटैक किया है, पूरा खत्म कर दिया था जापान को। फिर भी लेकिन अभी देखिए जापान कितना अभी भी एडवांस देश कंट्री बना हुआ है, तो उसके बाद पूरी तरह से बैन है परमाणु परीक्षण करना। लेकिन इंडिया तो इंडिया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने कह दिया कि हम परमाणु परीक्षण करेंगे। और इस समय पूरी की पूरी जितनी भी देश थी, ठीक है, हमारे अगेंस्ट थे, हमारे जो भी सपोर्ट करने वाले जो देश थे, या फिर हमें जो भी चीज़ें उनसे मिल रही थी वो सारे हेल्प करना, वो सारे कंट्रियाँ बंद कर दी थी। लेकिन फिर भी भारत ने परमाणु परीक्षण किया और सफलता हासिल हुई। 18 मई 1974 ये डेट आपको याद रखना है, पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी, 1966 से 1977 में। ठीक है, यहां मैंने लिखा है बहुत से देशों ने भारत की आलोचना की, केवल इजराइल सपोर्ट किया था, क्योंकि इजराइल का कहना था कि सभी जब देश अपने आप को परमाणु संपन्न देश बनाया, परमाणु परीक्षण किया है, तो भारत भी आज़ाद है अपने परमाणु परीक्षण करने के लिए। ठीक है, तो वो केवल परमाणु परीक्षण अपने देश में कर रहा था भारत, तो एक केवल इजराइल सपोर्ट में खड़ा हुआ था। इस समय भारत के राष्ट्रपति पूछा जाता कौन थे, तो वाराहगिरी वेंकट गिरी थे। ठीक है, वाराहगिरी वेंकट गिरी जो थे उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, 1972 से 1974 ये टाइम पीरियड था इनका। और भारत के रक्षा मंत्री कौन थे ये भी पूछता है आपसे, बाबू जगजीवन राव थे। अब ये परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के जैसलमेर के मलका गांव में कुएं के एक अंदर हुआ था, बहुत गहरी कुएं थी, सूखी हुई कुआं थी, उसके अंदर क्या किया था, यूरेनियम 235 कन्वर्ट किया गया और इलेक्ट्रॉन से उस पर क्या किया गया, अटैक किया गया, और तब जाके मतलब ये परमाणु परीक्षण हमारा ये कंप्लीट हुआ था। और जब यहाँ पे इंदिरा गांधी ने एक कोड दिया था, ठीक है, इस परीक्षण का कोड दिया गया था लाफिंग बुद्धा, यानी कि बुद्ध मुस्कुराए, मतलब कि जब ये परीक्षण सफल हो जाएंगे तो आप हमें फोन करके बताएं इंदिरा गांधी को कि लाफिंग बुद्धा, वो कोड वर्ड बस ये बोलेंगे लाफिंग बुद्धा, मतलब समझ जाएंगे कि हम ये परीक्षण हमारा सफल हो गई है। ठीक है, इस परीक्षण के बाद भारत को परमाणु संपन्न देश की दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। तो देखिए जब ये परीक्षण सफलता हमें हासिल हुई तो पूरे देश तक ये खबर गई, ठीक है, लेकिन सभी देश ये मानने को तैयार नहीं था कि वाकई भारत परमाणु संपन्न देश हो चुका है। उनका कहना था कि थोड़ा मतलब बहुत छोटे स्तर पर भारत ने परमाणु परीक्षण किया है, अभी भारत को ये दर्जा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अभी एक बार सफलता हासिल करने के बाद भी भारत को सोचिए परमाणु संपन्न देश घोषित नहीं किया गया। इसीलिए हमारे देश की जितने भी युवा हैं, बेरोजगार युवा हो चाहे जो भी युवा हैं, ठीक है, उनको बहुत कष्ट करना पड़ता, बहुत मेहनत करना पड़ता सक्सेस के लिए। ठीक है, एक बार सक्सेस के बाद आप वेटिंग में जाएंगे, या फिर वेटिंग में जाने के लिए आप पॉइंट 1 से छटेंगे, फिर से मेहनत करिए, तब जाके आपके मेरिट बनेंगे। यहाँ पे यही चलता। तो यहाँ पे देखिए
ये भारत का इतिहास रहा है कि परमाणु संपन्न देश यहाँ पे घोषित नहीं किया गया था। तो ये सब फैक्ट याद हो गया होगा। 18 मई 1974 को पहला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वराहगिरी वेंकट गिरी राष्ट्रपति, बाबू जगजीवन राय पर भारत के रक्षा मंत्री। कहाँ हुआ था? राजस्थान के जैसलमेर के मलका गांव में कुएं के अंदर हुआ था। कोड क्या था? लाफिंग बुद्धा था। इस परीक्षण के बाद भारत को परमाणु संपन्न देश दर्जा नहीं प्राप्त हुआ था। अब इस समय पूछता है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो एच.एन. सेटना, ठीक है, एच.एन. सेटना जी थे। और अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? तो जेराल्ड फोर्ड थे। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो अली भुट्टो, आपने नाम सुना होगा, जुल्फिकार अली भुट्टो। अब आपको पता है कि भारत जब भी कुछ करता है तो उसको बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें आती है पाकिस्तान को, और भारत जो करता है उसका देखा देखी वही करता है, ठीक है। भारत अगर कुएं में कूदेगा तो पाकिस्तान भी कुएं में कूदेगा। तो ये इतिहास दोहराते आया पाकिस्तान, वो कुछ अपने दिमाग का कभी यूटिलाइजेशन करता नहीं है। फिर भारत दूसरा परमाणु परीक्षण करेगा अब 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को। ये 2 दिन परमाणु परीक्षण करता है भारत, फिर से दूसरा परमाणु परीक्षण करता है। और इस समय पूरा का पूरा देश भारत की आलोचना कर रहा था तो कि ये भारत जो परमाणु परीक्षण कर रहा है, जो लोगों के मान हानि, यानी मतलब कि लोगों की जनता के अगेंस्ट जाकर के या फिर मानव जाति के अगेंस्ट जाकर के ये परमाणु परीक्षण कर, बहुत सारी आलोचनाएं भारत की गई। अच्छे अच्छे संस्थानों ने भारत की आलोचनाएं की, लेकिन फिर भी भारत को सब परमाणु संपन्न देश नहीं घोषित करने के बाद, नहीं होने के कारण फिर से भारत परमाणु परीक्षण करता है 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को। और ये 2 दिन में भारत 5 बार परमाणु परीक्षण कर लेता है, यानी टोटल कितना हो गया? 6। एक तो 5 इधर और एक अभी हमने इधर बताया 18 मई 1974 को। ये 2 दिन में, एक तो 11 मई 1998 को और 13 मई 1998 को, 2 दिन में 5 बार परमाणु परीक्षण करता है भारत। और तब जाके इस परमाणु परीक्षा में जो सफलता हासिल होती है, तब जाकर के पूरा देश मानता है कि हाँ, भारत भी अब परमाणु संपन्न देश है, मतलब भारत भी परमाणु बम बना सकता है या अटैक विस्फोट कर सकता है। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि यही 11 मई के कारण ही हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाते हैं। तो याद होना चाहिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई को। स्थान कहाँ था? राजस्थान के पोखरन में हुआ था। और इस परीक्षण में जो कोड रखा गया था ऑपरेशन शक्ति, याद रखना ऑपरेशन शक्ति का संबंध भारत के दूसरा परमाणु परीक्षण से है। और इस परीक्षण में सफल होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या नारा दिया था, ये भी पूछता है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और यही एक सेम नारा आपके लाल बहादुर शास्त्री जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। कब? जब 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत की युद्ध चल रही थी, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरा परमाणु परीक्षण के दौरान जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिए थे। इस परीक्षण में भारत के में जो रेजिमेंट ने परीक्षण किया था, ठीक है, वो कौन सा रेजिमेंट थी? तो 98वीं इंडियन रेजिमेंट थी, ठीक है। 58 इंडियन रेजिमेंट ने परमाणु परीक्षण किया था इसमें, ठीक है, दूसरा परमाणु परीक्षण में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। उसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण थे। और परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो आर चिदम्बरम थे। और देखिए ये फैक्ट याद रखना है यहाँ से, ये भी, ये तो आपका पूरा दूसरा परमाणु परीक्षण यहाँ तक फिनिश हो गया है। कौन कब कितने दिन कब कौन थे, ये सारा चीज कंप्लीट है। अमेरिका द्वारा जापान में 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में परमाणु बम, यानी कि लिटिल बॉय, ये नाम याद रखना है, लिटिल बॉय परमाणु बम का नाम रखा गया था। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में परमाणु बम फैट मैन, ठीक है, ये गिराया था। और ये जो परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था B-29 बॉम्बर एनेला से, ठीक है, एनेला गे के विमान से गिराए थे। और इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो हैरी ट्रूमैन थे, ठीक है, हैरी ट्रूमैन थे। और दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद भारत को संपन्न देश घोषित किया जाता है, परमाणु संपन्न देश घोषित किया गया था। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, होमी जहांगीर बाबा को भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहते हैं। तो पूछा जाता है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? तो होमी जहांगीर बाबा को कहा जाता है। इन्होंने ही भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की थी 1954 में नेहरू जी के आदेश से, ठीक है। और कहाँ स्थापना किया गया था? ट्राम्बे, मुंबई में स्थापना हुई थी। और मेनली जो मैंने बताया कि ये जो उद्देश्य था यहाँ पे था बिजली उत्पादन करना, ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग का जो मेन उद्देश्य था स्थापना करने का, हमें बिजली उत्पादन करना। और अभी भी अगर आप बॉम्बे सेक्टर, गोवा वाला सेक्टर जो देखेंगे, वहां पे जो बिजली की पूर्ति होती है ये परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत ही होता है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट आप देख रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारा आपने सुना है, तारापुर जो है पूरा बॉम्बे गोवा को कवर करके रखता है, वहीं से उसकी ऊर्जा की पूर्ति होती है, एनर्जी मतलब बिजली की पूर्ति होती है। लेकिन बाद में फिर आपको अभी मैंने बताया परमाणु का बम का परीक्षण भी किया गया था, ठीक है। अब इसके आगे अब हम बात करेंगे जो मिसाइल्स वगैरह, ठीक है, मिसाइल्स बात करेंगे, विमान देखेंगे, हल्के विमान, भारी विमान,
हेलीकॉप्टर देखेंगे, टैंक देखेंगे और रडार को देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो अगले वीडियो पार्ट 2 आएगा और स्पोर्ट्स का भी जीके का वीडियो साथ में ही आएगा। ठीक है, तो स्टैटिक जीके बहुत जल्द दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।